तो न्यायमूर्ति, इनका एक शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो न्यायमूर्ति एच.जे. कनिया बोल सकते हैं। न्यायमूर्ति एच.जे. कनिया के नाम से आप इन्हें पुकार सकते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कनिया बोल सकते हैं। न्यायमूर्ति एच.जे. कनिया आप बोल सकते हैं। ठीक, अब आपको पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्वतंत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सॉरी इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो इन्हीं का नेम आपको लेना है कि न्यायमूर्ति एच.जे. कनिया। एच.जे. कनिया इनका नेम है। अब आइए बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी है, और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उस समय कुल कितने न्यायाधीश थे। आइए बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, और उस समय कुल कितने न्यायाधीश थे? तो उस समय कुल कितने न्यायाधीश थे? 8 न्यायाधीश थे। अब 8 न्यायाधीश से तात्पर्य हो जाता है कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 जो थे अन्य न्यायाधीश। अब मैं हर जगह यही चीजें बताऊंगा, तो आप समझिएगा कि एक मुख्य न्यायाधीश को आप जोड़कर तभी आप आगे बढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या मुख्य न्यायाधीश कहां चले गए। तो मुख्य न्यायाधीश की बात करें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई थी 1950 में, तो कुल कितने न्यायाधीश थे? कुल 8 न्यायाधीश थे, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे, जिनकी बात करूं तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यही थे, एच.जे. कनिया साहब थे, ठीक है, महोदय थे। ठीक, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अब आइए बात करते हैं उसके बाद 1950 के बाद 1956 में 1956 में जजों की संख्या हो जाती है 10। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश को आप जोड़ते चलिएगा, अब बार बार नहीं बताया जाएगा, ठीक है। जजों की संख्या हो जाती है 10 दोस्तों। जब 1956 आता है तो 1956 में देखिए जजों की जो संख्या बढ़ाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या बढ़ाई जाती है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोलेजियम पद्धति के द्वारा या कोलेजियम सिस्टम के द्वारा, यानी उसके सिफारिश पर जजों की संख्या बढ़ाई जाती है। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि कोलेजियम है क्या, किस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और किस तरह से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है। बस आप इंतजार करिए, बहुत जल्द ही मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से कोलेजियम के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है। देखिए, जब 1956 में न्यायाधीशों की संख्या 10 हो जाती है, तो इसमें जब बढ़ाई जाती है तो एक अधिनियम के माध्यम से बढ़ाई जाती है। देखिए, जब 1956 में जजों की संख्या 10 होती है तो एक अधिनियम के माध्यम से, और उस अधिनियम को कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की संख्या या न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है, ब्रैकेट में आप कर सकते हो, न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956। देखिए, जब 1956 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई, जब 10 कर दी गई, तो उस समय किसके माध्यम से किया गया था, मैं आपको बताता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 के तहत, यानी कि ब्रैकेट में न्यायाधीशों की संख्या, या आप ऐसे पढ़ सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के तहत क्या कर दिया गया, जजों की संख्या बढ़ा दी गई। तो 1956 में कुल कितने जज हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी 9 अन्य न्यायाधीश। अब बात करते हैं इसके बारे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जितने भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ेगी वो इसी अधिनियम के संशोधन के माध्यम से बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, जब भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि एक अधिनियम बन गया है। अब देखिए, कोलेजियम तो सिफारिश करता ही है, लेकिन इस अधिनियम में संशोधन करके ही न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 के तहत 1956 में क्या होता है, न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी जाती है।
अब थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। 1960 में क्या हो जाता है कि 1960 में जजों की संख्या हो जाती है 13। 1960 में क्या हो जाता है, जजों की संख्या हो जाती है 13। ठीक, तो इसी अधिनियम के संशोधन के माध्यम से जजों की संख्या हो जाती है 13। कब हो जाती है, 1960 में। अब बात करते हैं कि 1977 में, उसके बाद क्या होता है, तो 1977 में क्या हो जाता है, 1977 में यानी कि 1977 में न्यायाधीशों की संख्या हो जाती है 17। कितनी हो जाती है, 13 से हो जाती है 17। 13 से हो जाती है 17 न्यायाधीशों की संख्या हो जाती है, एक मुख्य न्यायाधीश बाकी अन्य न्यायाधीश, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 1986 में क्या होता है, 1986 में क्या होता है, जजों की संख्या हो जाती है 25। 1986 में क्या हो जाता है, 1986 में जजों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है, 25 कर दी जाती है। तो अब 17 से कितनी हो गई, 25 हो गई। फिर उसके बाद बात करते हैं 2009 में क्या होता है, तो 2009 की बात करें, थोड़ा से चलो यही लिख देता हूं, आप लोग तो समझदार हैं। 2009 में बात करें तो 2009 में क्या हो जाता है, जजों की संख्या हो जाती है 31। 2009 में क्या हो जाता है, जजों की संख्या हो जाती है 31। और उसके बाद यानी कि 2019 तक जजों की संख्या कितनी रहती है, 31 रहती है। जजों की संख्या कितनी रहती है, 31 रहती है, एक मुख्य न्यायाधीश बाकी अन्य न्यायाधीश। ठीक, तो 2019 तक, अगस्त 2019 तक जजों की संख्या रहती है 31। लेकिन सितंबर में, जब अगस्त के बाद, अगस्त 2019 के बाद यानी कि सितंबर के आसपास में क्या हो जाता है कि जजों की संख्या हो जाती है 34। यानी कि 2019 अगस्त के बाद जजों की संख्या कितनी हो जाती है, 34। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है यानी कि 34 है, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक, तो जजों की संख्या आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ी। एक बार मैं आपको रिवीजन करके बता देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उस समय कुल कितने जज थे, 8 थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश बाकी 7 अन्य न्यायाधीश थे। और भारत के यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति एच.जे. कनिया थे। एच.जे. कनिया थे। देखिए, हम भी कई बार किसी को हमने भी पढ़ा था और इसीलिए बार बार वो शब्द मुझसे भी गलत निकल जाता है, कानिया मैं भी बोल देता हूँ कभी कभी, लेकिन जो शब्द गलत है, ठीक है, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ठीक, तो न्यायमूर्ति एच.जे. कनिया साहब थे। ठीक, फिर उसके बाद 1950 के बाद क्या हुआ, 1956 आता है, और जिसमें जब 1956 आता है तो 1956 में एक अधिनियम बनाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956। सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 के तहत क्या किया जाता है कि न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक नियम बना दिया जाता है, और इस नियम के तहत क्या हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाती है, 10। 1960 में, 1950 के बाद क्या होता है, 1960 आता है, और 1960 में क्या हो जाता है, 10 से बढ़ाकर कर दी जाती है न्यायाधीशों की संख्या 13 कर दी जाती है। फिर 1960 के बाद 1977 आता है। देखिए, इसी अधिनियम के संशोधन के तहत सारा काम हो रहा है। ठीक है, बार बार नहीं बताने, आप बार बार इस चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो 1977 के बाद क्या होता है, 1960 के बाद 1977 आता है, 1977 आता है, और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या हो जाती है 17। फिर जब 1977 के बाद 1986 आता है, 1986 आता है, तो 1986 के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या हो जाती है 25 हो जाती है। फिर 1986 के बाद 25 से लेकर 2009 में क्या हो जाता है, 31 हो जाते हैं, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या हो जाती है 31, यानी 31 हो जाती है। कब हो जाती है, 2009 में। और 2009 से अगस्त 2019 तक न्यायाधीशों की संख्या 31 ही रहती है। लेकिन फिर वही कोलिजियम की सिफारिश पर क्या होता है, और उस समय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जी थे, और उनकी सिफारिश पर क्या हो जाता है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है और संसद के द्वारा बढ़ाई जाती है। देखिए,
जब भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो संसद के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है, लेकिन कोलेजियम और मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं, तभी ये सारे काम बढ़ते हैं, यानी तभी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती है। अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, यानी एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी होती है? 2,80,000 होती है। मैंने आपको बता दिया है कि 2,80,000 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी होती है। सैलरी वाले चैप्टर में आप जाकर सैलरी वाले टॉपिक को या सैलरी वाली वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। सभी की सैलरी मैंने आपको बता दिया है। अब आपका काम बनता है कि आप बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ें, समझें और उसको व्यवस्थित क्रम में नोट्स भी बना लें, ताकि आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। इसलिए मैं जबरदस्त मेहनत करके आपके लिए मैं बहुत सारे वीडियोज रेज करता हूं। आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल के बारे में बताएं। साथ ही साथ खुद कमेंट करें और दूसरों को भी कमेंट करने का अवसर दें। खुद सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने का अवसर दें। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगी आप सभी लोग जरूर बताइएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी और दिन मिलते हैं एक नए इतिहास की सीरीज के साथ। यदि आपको चाहिए किसी भी चीज के बारे में जानकारी, यानी कोई ऐसा टॉपिक है जो इतिहास आपके मन को बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया है और आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आपको सही डेटा नहीं मिल पाता, यदि इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से वीडियो को तैयार करूंगा और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप तक यह वीडियो पहुंचाऊंगा। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।